हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 6th क्लास का सरकार क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि सरकार क्या है। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग हैं। मतलब ये क्या कहता है कि जैसे हम अपने भारत का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हमारे भारत में क्या है कि सरकार का चुनाव किया जाता है वोट डाल के। ठीक है, वोट कौन डालते हैं? जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, और वो वोट डालते हैं। फिर जो भी जीतता है चुनाव को उसकी सरकार बनती है, और वो सरकार जो संविधान में कानून है उनके अंतर्गत हमारे ऊपर शासन करती है और वो कानून बनाती है। ठीक है, और उनका निश्चित काल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। हमारे देश में यही है ना। तो अब सरकार की डेफिनेशन यही है। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह। निश्चित व्यक्ति कौन से हैं? जो चुनाव में जीते हैं, जो जनता द्वारा निश्चित किए गए हैं, जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। निश्चित काल कितना है? 5 साल का। ठीक है, अब सरकार के अंग कितने हो गए? 3। सरकार के 3 अंग बना दिए: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये हो गए सरकार के 3 अंग। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है? यह कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका जो भी कानून बनाए हैं, जो भी इन्हें फॉलो नहीं करेगा उसको दंड देती है, मतलब न्याय का काम करती है। जो भी अदालतें हैं, जज हैं, वकील हैं, सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सरकार के कितने अंग हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका मतलब विधान का निर्माण। विधान क्या होता है? कानून होता है। विधान का निर्माण करती है। कार्यपालिका लोगों को कहती है कि उस पर कार्य करो, उसका पालन करो। ठीक है, न्यायपालिका जो न्याय देती है। ये थे सरकार के 3 अंग। फिर बात आती है सरकार के सतर। सरकार के 3 सतर हैं। कौन से? केंद्र, राज्य, स्थानीय। केंद्र सरकार जो पूरे देश की सरकार होती है, पूरे देश पे जो एक सरकार शासन करती है वो है केंद्र सरकार। फिर है राज्य सरकार जो द्वितीय स्तर है। इसमें क्या होता है कि राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। ठीक है, लेकिन इन 28 राज्यों की अलग अलग सरकारों से भी ऊपर कौन सी है? केंद्र सरकार जो इन सबको हैंडल कर रही है। फिर तृतीय स्तर है स्थानीय सतर। स्थानीय सतर पे आती हैं जैसे ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, और नगरों में होती है नगर पालिका, नगर निगम। ये सब स्थानीय सतर की सरकारें हैं। जब हमारा संविधान बना था ना, तो इसमें ये तीसरा सतर नहीं था। इसमें सिर्फ ये 2 सतर थे। फिर 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत तीसरा सतर भी इसमें शामिल कर दिया गया था। इसे दिया गया था स्थानीय सतर, यानी कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो छोटे क्षेत्र हैं, जहाँ पे जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर जगह पे तो कार्य नहीं कर सकती ना। अब मान लो किसी छोटे से गांव में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ के लोग उसका खुद ही निपटारा कर लेते हैं। वहाँ का एक सरपंच होता है जो उस समस्या का खुद ही निपटारा कर लेता है। ठीक है, अब हर जगह पे तो ये दोनों अवेलेबल नहीं रह सकते, तो इसलिए इस सतर बनाया था। इसकी मांग की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, इसकी मांग किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर इसमें जैसे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन थे। जो 73वां संविधान संशोधन था वो था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, और जो 74वां संविधान संशोधन था वो था शहरी क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, और ये है 11वीं अनुसूची में। इसे 11वीं अनुसूची में रखा गया है और इसे 12वीं अनुसूची में रखा गया है। जब हमारा संविधान बना था
तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। जब बना था उस समय पे 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब ये बढ़ के कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय पे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, और जो अब अनुसूचियाँ बढ़ के 12 हो गई हैं, जिसमें से 11वीं और 12वीं के बारे में ये आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब है सरकार के प्रकार। सरकार भी 2 प्रकार की होती हैं, लोकतांत्रिक, राजतंत्र। लोकतांत्रिक सरकार जिसका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, लोक मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। राजतंत्र जिसमें राजा की प्रधानता होती है, इसमें जनता का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार और राजतंत्र सरकार। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये है सरकार की डेफिनेशन, फिर सरकार के अंग है 3, फिर ये सरकार के स्तर हैं और सरकार के प्रकार। फिर है सरकार के कार्य कि सरकार क्या क्या कार्य करती है। कानून बनाना, मतलब सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है, निर्णय लेती है। शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना कि जो सामाजिक मुद्दे, जैसे कहीं पे भी समाज में मान लो कोई अत्याचार हो रहा है या फिर कहीं पे करप्शन या भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो उन सब की जब इन्फॉर्मेशन हमारी सरकार के पास जाएगी तो वो उस पर कार्रवाई करेगी ना। तो वही है, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना। राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना कि हमारे देश के हित के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें नहीं। ठीक है, जो भी मतलब हमारे विदेशी संबंध कैसे होने चाहिए, हमें किस चीज़ का आयात करना है, किस चीज़ का निर्यात करना है, हमारे देश के भविष्य के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, हमें कैसे अपने देश को डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, सरकार सुनिश्चित करेगी, सरकार ही इनके बारे में निर्णय लेगी। अब है जन कल्याण कार्य इत्यादि, जन कल्याण के लिए कार्य करेगी। जन कल्याण जैसे लोगों का भला हो, वो काम कैसे करेगी। अब जैसे हमारी सरकार ने क्या कर रखी है कि सरकारी संस्थाएं खोल रखी हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं। ठीक है, वैसे जैसे हम जहाँ पे जाते हैं प्राइवेट संस्थाओं में, तो वो क्या करती हैं कि भाई वो बहुत महंगी होती हैं। ठीक है, आम आदमी की पहुँच से बाहर हो जाती हैं, तो इसलिए सरकार ने सरकारी संस्थाएं खोली हैं जिससे सब लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार। ये थे सरकार के कार्य। अब हम देखते हैं सरकार के प्रकार। सरकार के प्रकार आपको मैंने 2 बताए थे, लोकतांत्रिक और राजतंत्र। लोकतांत्रिक और राजतंत्र देखिए एक बार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। सरकार कानून भी बनाती है और फिर हमें बाध्य करती है कि इन कानूनों का पालन करो, अगर हम पालन नहीं करते तो वो हमें दंड भी देती है। तो ये सारी शक्तियाँ सरकार को किसने दी हैं, ये सारी शक्तियाँ सरकार को संविधान ने दी हैं और जनता ने दी हैं। ठीक है, सरकार को किसने चुना है, जनता ने ही तो चुना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सरकार के प्रकार, लोकतांत्रिक और राजतंत्र। लोकतांत्रिक सरकार, इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि की वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधि के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। देखो, लोकतांत्रिक मतलब जो सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है और इसमें सरकार को निर्णय लेने के अधिकार किसने दिए हैं, जनता ने दिए हैं, क्योंकि जनता ने ही उनका चुनाव किया है। अब लोकतांत्रिक सरकार को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कौन सी होती है, जिसमें लोगों द्वारा सीधा सरकार में भागीदारी ली जाती है। ये इस ऐसे देशों में सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे जनसंख्या कम है, वहाँ के लोग सीधा सरकार में हिस्सेदारी लेते हैं। ठीक है, उदाहरण ले सकते हैं स्विट्ज़रलैंड का। किस देश का, स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, चुनाव की योजना होती है, चुनाव प्रक्रिया होती है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि आगे चल के सरकार बनाता है और फिर वो निर्णय लेता है। ठीक है, इसमें लोगों की हिस्सेदारी होती है पर अप्रत्यक्ष रूप से होती है, क्योंकि लोग सीधा अपने निर्णय नहीं लेते, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। तो अब अप्रत्यक्ष का उदाहरण तो आपको पता चल ही गया होगा, भारत, क्योंकि भारत में भी तो यही प्रणाली है, भारत में भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता द्वारा, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में। अब है राजतंत्र। राजतंत्र इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता। इसे हम निरंकुश शासन भी कह सकते हैं। जो राजतंत्र है उसमें निर्णय कौन लेता है, कोई राजा या रानी ही निर्णय लेता है, इसमें जनता की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, इसमें सारी शक्ति किसी राजा या रानी के हाथ में होती है। इसे निरंकुश शासन भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी पे भी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। जो भी राजा या रानी ने निर्णय दे दिया ना, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। अब जैसे लोकतंत्र में अगर मान लो कोई भी निर्णय ले लेते हैं ना, तो जिससे जनता सेटिस्फाइड ना हो तो वो क्या करती है, उसके अगेंस्ट हो जाती है। ठीक है, विद्रोह कर देती है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है, उसमें पूरी शक्ति राजा या रानी के पास ही होगी और जो उसने निर्णय कर दिया वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निरंकुश शासन भी कहा जाता है। तो अब पता चल गया होगा राजतंत्र या फिर लोकतंत्र में कौन ज़्यादा अच्छा है, लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन कई जगह पे राजतंत्र भी अच्छा हो जाता है। अब जैसे इंग्लैंड का हम उदाहरण ले लेते हैं। इंग्लैंड में राजतंत्र है क्योंकि वहाँ की एक रानी है जो इंग्लैंड पे शासन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ की एक रानी है जो इंग्लैंड पे शासन करती है और वहाँ का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। माना जाता है कि इंग्लैंड देश का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पे रिसेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कानून बनाए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें फॉलो किया जाता है। अब वहाँ पे देखो, वहाँ की क्या जनता उससे सेटिस्फाइड है क्योंकि वो काम ऐसे कर रही है जो वहाँ की जनता के लिए अच्छे हैं। तो राजतंत्र भी अच्छा हो गया इस मामले में। तो वो डिपेंड करता है जो हमारे ऊपर शासक है, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है उस पर, कि वो कैसा है और वो अपनी शक्ति का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि भाई चुनाव में खड़े होते हैं लोग, गांव और शहरों में वार्ड होते हैं, उन वार्डों में किसी वार्ड से कोई खड़ा है, किसी वार्ड से कोई खड़ा है। ठीक है, तो वो कौन है, वो चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधि हैं। उन सब में से जो एक जीतेगा वो आगे जाके सरकार बनाएगा। ठीक है, तो हम इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कह सकते हैं ना। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं। कैसी प्रक्रिया के द्वारा, चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा। अब है सफ्रेज मूवमेंट। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है वोट डालने का अधिकार। ठीक है, इसे कैसे याद रखोगे, सफ्रेज मूवमेंट, इसका सै ले लो, इसका मैं ले लो। सार्वभौमिक मताधिकार, जिसका पूरा नाम है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे भारत में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, वो है सफ्रेज मूवमेंट यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे भारत में पहले ये एज 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर फिर ये 18 वर्ष कर दी थी। आज के समय में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। तो ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सफ्रेज मूवमेंट, वोट डालने का अधिकार। ठीक है,
अमेरिका में पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1920 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सन 1928 में दिया गया था, मतलब इससे 8 साल बाद। इसमें 1920 में दिया गया, इसमें 1928 में दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और मैंने क्वेश्चन आंसर्स को भी अपनी लैंग्वेज में लिखा है, उन्हें पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, क्योंकि एसेस में सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम चीज़ों को कैसे शो करके लिखते हैं। अगर हमारी लिखी हुई चीज़ एग्जामिनर को अच्छी लगेगी ना, तो वो अपने आप मार्क्स देगा। जैसे मोस्टली हम पढ़ते हैं हेल्प बुक वगैरह में, तो वहाँ पे ये चीज़ें पैराग्राफ में होती हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये बुक में से अपनी लैंग्वेज में पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप आपको वो चीज़ें अच्छी लगेंगी और आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ओके, थैंक यू।